राधे राधे। मैं हूं निखिल का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले जिन भी हमारे व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब सबसे पहले हमारी चीज़ आती है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली आपका होता क्या। इकोनॉमिक्स आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज़ द माइक्रो जो हम पढ़ेंगे अब, एंड एक है आपका मैक्रो जो आपका पढ़ा जाएगा क्लास 12th में। सीबीएसई में आपका माइक्रो जो है वो क्लास 11th के अंदर आता है, जो मैक्रो है वो आपका क्लास 12th में आता है। बट बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पर अभी भी जो माइक्रो एंड मैक्रो है वो आपका क्लास 12th में ही आता है। तो चाहे आप क्लास 11th में हैं, आप चाहे क्लास 12th में हैं, आप दोनों के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी जरिए इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले चीज़ आती है आपकी ये जो इकोनॉमिक्स है, बेसिकली ये जो इकोनॉमिक्स है आपका, वो हमारा जो ये वर्ड है कहाँ से बना है, ये हमारा बना है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। कहाँ से? ये हमारी जो चीज़ आई है इट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मतलब होता है कि एक छोटे बच्चे से लेके, ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड टू ओल्ड मैन, कोई भी अगर किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में एंगेज है जिससे वो अपना लाइवलीहुड चला रहा है, अपना घर चला रहा है, आपका अर्निंग कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और बेसिकली जो आपका जो इकोनॉमिक्स है उनका उसका क्या काम है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, जिसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी के 3 डिफरेंट नज़रिए से आपको ये बताता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है आपका, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहला एज अ कंज्यूमर, दूसरा एज अ प्रोड्यूसर, एंड तीसरा आपका आता है इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपका ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। अगर हम देखा जाए तो हमें पता है इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली बनाई इसलिए कि ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर सकें। किस कारण से? कारण ये है कि ह्यूमन वांट्स कैसी हैं आपकी, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है या कोई भी है, हर किसी की वांट क्या होती है, बढ़ती रहती है, आपकी अनलिमिटेड है। आज अगर मेरी एक इच्छा पूरी होगी तो कल को हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी के बारे में सोचते हैं। बट इसलिए हमारी जो वांट्स हैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, वो एक ना एक बार बढ़ती रहती है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, बट हमारे पास जो उसको पूरा करने का मीन्स है या मैं कहूँ रिसोर्स है, वो कैसा है, लिमिटेड है। बेसिकली पैसा बहुत सारा तो नहीं है आपका। इवन अंबानी भी यही कहता है कि भी अपने क्या नाम है, हम मेरे पास मैं सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं खरीद सकता आपका मैं। तो जो किसी भी चीज़ को वांट को डिज़ायर को पूरा करने का जो मेरा सोर्स है, जो मीन्स है, मीन्स ऑफ सोर्स है, वो कैसा है, लिमिटेड है आपका। तो इसीलिए जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है उसको हम एक वर्ड और कहते हैं, दैट इज नोन एज स्कार्स। ठीक है, मीन्स लिमिटेड है वो चीज़ आपकी। जब कोई भी चीज़ आपकी लिमिटेड होती है तो वहाँ पे एक चीज़ अराइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस। whenever there is a scarcity, one thing always arise, that is known as choice, उसको choice कहते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का काम ये है कि ह्यूमन बीइंग के अलग अलग नज़रिए से पढ़ना और उसके जो ये अनलिमिटेड वांट्स को है उसके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस हिसाब से एडजस्ट करना, ताकि उसको अपने अपने हर नज़रिए से उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कैसे? अब जो कस्टमर है, कस्टमर को क्या चाहिए होता है, अगर मैं बात करूँ, कस्टमर को रिक्वायर्ड है कि उसकी जो इनकम है वो अपनी गुड्स पे जिन पे वो खर्च कर रहा है, चाहे गुड्स हैं सर्विसेज हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, वो उन पे पैसा खर्च करे, जिससे उसको क्या मिले, इन रिटर्न में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। ठीक है, ये इकोनॉमिक स्टडी करता है एज अ कंज्यूमर। दूसरा अगर मैं बात करूँ प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड क्या होता है, रिसोर्सेज, किसी भी चीज़ को बनाने के रॉ मटेरियल या जो भी उनके पास है। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स ये स्टडी करते हैं कि कैसा जोड़ लगाया जाए ताकि जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ प्रोड्यूस करे जिससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो। और वही थर्ड, अगर हम बात करें पूरी इकोनॉमी के लिए, तो पूरी इकोनॉमी के लिए क्या होता है, लिमिटेड नेशनल रिसोर्सेज है, पूरी जो हमारे कंट्री ने हम सब ने यूज़ करने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स ने
जितने भी गांव शहर सब ने यूज़ करना है। तो इनका काम ये होता है कि भी इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना ताकि जो इकोनॉमी एज अ होल है, हमारी जो पूरी कंट्री है, वहाँ से हमें क्या मिले, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स क्या है आपका? इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें वो उनके अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड सोर्सेज इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, एंड हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हमारा हो सके। तो ये फर्स्ट आपका एक इंट्रोडक्शन है कि यार इकोनॉमिक्स क्या होता है बेसिकली। यहाँ तक आई होप सब स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको और अगर डीप ले जाएं तो क्या चीज़ होगी आपकी? अब ये बात करते हैं। अब क्योंकि हमने बात करी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली कुछ भी हो आर स्कार्स इन नेचर, वो कैसे हैं आपके? स्कार्स हैं मींस लिमिटेड है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उसकी है, रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस, और हर रिसोर्स का अपना अलग इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल हम कोल की बात कर लें, अब कोल ट्रेन को भी चाहिए, कोल आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम करता है, कोल आपका एक प्रेस वाले को भी चाहिए। चीज एक है, लिमिटेड है, पर उसके इस्तेमाल करने वाले क्यों? तीन लोग हो गए। अब तीन अलग अलग लोग हैं तो उनकी डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए उनकी वांट्स अनलिमिटेड हुई। तो उनकी अनलिमिटेड वांट्स को इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है ताकि वहां पे एक फैक्टर अराइज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका? चॉइस। लेटर से एग्जांपल, इसी को कहा जाता है आपका प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या इसको हम अपनी क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स का यही काम है कि इनको आपस में एडजस्ट करना है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड सोर्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है। इसमें क्वेश्चन आपको अराइज होता है कि व्हाई डू स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर? ऐसा क्यों होता है कि जो स्कार्सिटी एंड चॉइस है दोनों इकट्ठे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्कार्सिटी एंड चॉइस है, दे मूव इन अ पैरेलल बुल्स, दोनों एक साथ चलते हैं आपका। उसका कारण, रीजन ये, सपोज हमारे पास 1 रुपया, ठीक है जी, ये हमारा रिसोर्स है, और मेरे सामने 10 चीजें हैं, 10 थिंग्स ऑफ ₹1 ईच। अब मेरे पास 10 चीजें हैं और उन सबका प्राइस कैसा है? 1 रुपया एक है। तो मैं उस 1 रुपये से ये 10 चीजें तो नहीं खरीद सकता, है ना? ये तो जाहिर है। तो इसलिए मेरे पास जो मेरा लिमिटेड मेरा रिसोर्स है वो क्या? स्कार्स है, 1 ही रुपया है मेरे पास। एंड मेरे पास जो मेरी वांट्स है अनलिमिटेड है, मुझे मुझे 10 चीजें चाहिए। बट मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन 10 चीजों में से आई हैव टू चूज दैट वन थिंग जो मुझे, जिसकी सबसे ज्यादा अभी क्या होगी? जरूरत होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका चॉइस बोलते हैं। वेन एवर देयर इज स्कार्सिटी, वन थिंग ऑलवेज अराइज। बार बार बता रहा हूँ, क्या चीज? चॉइस आपका। सो we have to choose that one thing from those 10 things which will provide us maximum satisfaction at a point of time। तो मैं उन 10 में से वो एक चीज़ चुनूंगा जिससे मुझे, जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे जरूरत होगी और जिससे मुझे क्या मिलेगा? अभी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आई हैव टू फॉरगेट अदर 9 थिंग्स। तो इसी को बोलते हैं आपका प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि इकोनॉमिक्स क्या है, उनका रिजल्ट निकालता है ताकि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं लिमिटेड सोर्सेज के साथ एडजस्ट करके, ताकि हमें उससे मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा आपका ये। तो इसी को एक चीज़ हम और कर सकते हैं, आपका एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें स्कार्सिटी में एंड उसकी मेरे पास चॉइस पे होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एज अ कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर के पास स्कार्सिटी में क्या होता है? लिमिटेड इनकम होती है उसकी। ठीक है, जो वो कमाता है पैसा, चाहे कुछ भी कर रहा हो, तो उसके लिए चॉइस क्या अराइज होगी? ही
या शी जो भी है हैज़ टू चूज फ्रॉम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज available in market which gives them maximum satisfaction. वो उनमें से वो आपकी चीज चुनेगा जो उसको वो क्या देगी, अभी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्लियर? ये हो गया एज अ कस्टमर। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा आ जाता है यहाँ पे, अगर हम प्रोड्यूसर के नजरिए से। अब प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड क्या है, रॉ मटेरियल, या इसको हम रिसोर्स भी कह सकते हैं उसका। तो उसके लिए चॉइस क्या राइज होगी, ही विल चूज what to produce from those resources available which gives him maximum profit। जो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, उस समय मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ये हमारा हो गया एज अ प्रोड्यूसर। एंड थर्ड अगर हम बात करें पूरी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के पास क्या है, लिमिटेड नेशनल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। ठीक है, तो वो क्या चुनेंगे, दे विल चूज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द resources among different parts of country so that we can achieve maximum social welfare। हमें उनसे क्या मिल सके, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल सके। तो ये हमारा टॉपिक है कि क्यों स्कार्सिटी एंड चॉइस इकट्ठे रहते हैं आपका। ठीक है, आई सबको समझ में आ गया होगा एग्जांपल से आपका ये। तो ये हमारे 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने लिखना है। अगर आपका छोटे मार्क्स में आता है आपका, तो आपने बताना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, रिसोर्सेज कार्स हैं और एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपको बड़े मार्क्स में आता है तो आप ये जो पूरा डेटा है इसको आप लिख सकते हो आपका 6 मार्क्स में आपका। ठीक है, ये आपका पूरी कहानी है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कह लो, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी कह लो, या हमारी हम कह सकें कि भी वाई डू स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। तो ये आपका 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के बीच में आपको ये आ सकता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Economics is that branch of knowledge in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means और उनकी welfare to satisfy their unlimited wants। इसके बाद हमने ये जो पढ़ा हमने कि हम क्यों स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आपकी अनलिमिटेड है। ठीक है, बट जो सेटिस्फाई करने के जो हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या है, आपकी लिमिटेड होती हैं आपकी। इसलिए हम उसको ऐसे सेटिस्फाई करते हैं ताकि हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स हैं उनका क्या सेटिस्फेक्शन मिल सके, जो प्रोड्यूसर्स है दे विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड जो इकोनॉमी है उनको क्या मिल सके, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल सके। उसके बाद इसमें क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जो स्कार्सिटी एंड जो चॉइस है वो दोनों क्या है आपके इकोनॉमिक्स के एसेंस हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है पढ़ना, तो उसमें आपको ये रीजन देख सकते हो आप कि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर एंड रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। मैं आपको एग्जांपल लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज scarce means limited, and whenever there is scarcity one thing always arise, that is a choice, and we can say choice is the outcome of the scarcity। तो इसलिए scarcity से choice होती है, choice से decision making बनती है, एंड डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज करता है ताकि कस्टमर, प्रोड्यूसर एंड इकोनॉमी अपना अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी चीज़ों से क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, ये हमने वो पॉइंट जो भी पढ़ा हमने अभी कि वाई डू स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, उसमें प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो उनका सबका आंसर आपका यही है। अब ये हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका।
कि माइक्रो एंड मैक्रो में आपका क्या फ़र्क है। तो अभी आप देख रहे हो ध्यान से यहाँ पे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका है बेसिकली वो क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, वो क्या है आपका एक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। मैक्रोनॉमिक्स जो है आपका वो एक सिंगल चीज के बारे में पढ़ता है, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है। बट जो मैक्रो है वो इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, वो पूरी इकोनॉमी को इकट्ठा पढ़ता है। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका मेन काम होता है कि आपकी चीज़ों की प्राइस के बारे में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो प्रोड्यूस करने में काम आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये उन पर ध्यान देता है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बड़े लेवल की बात है, तो उनका काम होता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल चेक करना इकोनॉमी में, उनको डिटर्मिन करना, उनको कैलकुलेट करना। यहाँ पे जो एग्रीगेशन है वो लिमिटेड होता है, यहाँ पे जो एवरेजेस हैं वो आपका ज़्यादा होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल चीज़ों को, इंडिविजुअल का आउटपुट, इंडिविजुअल का इनकम। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम को स्टडी करता है। ठीक है, बाकी कंप्लीट मैक्रोनॉमिक्स के बारे में आप हम 12th की क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम मैक्रोनॉमिक्स पे ध्यान देते हैं। आपको मैक्रोनॉमिक्स क्या है, तो बेसिकली हम इतना समझ गया मैक्रोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है, और मैक्रो क्या करता है, पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को एज अ होल इकट्ठा स्टडी करता है। आइए सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें जो आपका टॉपिक आता है दैट इज, दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बताया हमें। वन इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली आपकी क्या चीज होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स कि जो कहती है ये चीज व्हाट इज, जो हम कह सकते हैं जो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके बारे में वो स्टडी करती है कि वो चीज प्रॉब्लम है आपकी। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आपका तीन चीजों को स्टडी करता है कि जो चीज आपकी कैसी हो सकती थी, मतलब कि व्हाट ऑट टू बी। एक चीज ऐसी है जो अभी पास्ट प्रेजेंट, जो भी हम कह सकते हैं ये ऐसा हुआ। बट जो नॉर्मेटिव है वो ये कह सकता है ऐसा होना चाहिए था। बेसिकली उसका एग्जांपल क्या है कि वो कैसा होना चाहिए था, तो उसको आपका वो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आपका स्टडी करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बारे में। आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, छोटा सा कुछ समझाता हूँ इसको आपको। पॉजिटिव आपकी इकोनॉमिक्स किन चीज़ों को स्टडी करता है, प्रॉब्लम जो आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो चल रही होती है, इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी, क्या हो सकता है। बट जो नॉर्मेटिव आपकी इकोनॉमिक्स है वो आपके बेसिकली ओपिनियंस, जिनको हम कहते हैं हिंदी में राय, किसी के राय के हिसाब से काम कर रही है। मतलब वो ये सिर्फ आपको एक जनरली राय देते हैं, यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। ये कौन सी है, जो करंट सिचुएशंस आपकी पुरानी, आज की या आगे में आने वाली, ये कौन सी ओपिनियंस, मतलब ये चीज़ कैसे होनी चाहिए थी। अगर मैं इसको एग्जाम्पल आपको दूंगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जाता है कि व्हाट वाज क्या था, या व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी क्या हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। बट ओपिनियंस में क्या कहते हैं, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मतलब कैसा होना चाहिए था, ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी। नॉर्मेटिव आपको उस बारे में बात करता है। अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि जैसे सब कोई कहता है कि यार इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, हाँ वो हमारी करंट सिचुएशन है। बट अगर हम कह सकते हैं कि यार अगर हमारा अगर हम कहें कि ओल्ड एज पेंशन स्टॉप हो जाए, मेरी राय में ऐसा है कि यार एक घर में एक ही बच्चा होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल हो सकती है हमारी। तो वो क्या ओपिनियंस है, तो वो नॉर्मेटिव जो है ओपिनियंस पे काम करती है, हमारी राय के हिसाब से काम करती है कि हम चाहते हैं यार काश ऐसा होता, ओपिनियन है। बट जो पॉजिटिव है आपकी आज की, पहले की या आने वाली जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करते हैं। एंड जो नॉर्मेटिव है आपका वो सरासर किसी की राय है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। हम कह सकते हैं यार एक मैच में उसने इतने रन बना दिए, अगर हम कहते हैं यार वो जल्दी आउट हो गया, ठीक है, हम नॉर्मेट उसमें क्या कहेंगे, हम जैसे घर बैठे बोलते हैं कि यार अगर ये ऐसा करता तो ये इसका ऐसा परिणाम ना होता, अगर ये इस शॉट को ऐसे खेलता तो ये आउट ही ना होता, अगर ऐसे खेलता तो छक्का बच सकता था, अगर वो ऐसे बॉल डालता तो उसको बोल्ड कर सकता था। तो वो क्या है, सब ओपिनियंस हैं, राय है हमारी। बट पॉजिटिव क्या है, जो एक्चुअल में आपका हो गया। और ये क्या है, जो आपका हो सकता था हमारी राय में, कि अगर हम ऐसा काम करते तो ये चीज हो जाती। ठीक है, पॉजिटिव में आपकी
चीज़ों की हम क्या करते हैं, जजमेंट नहीं करते। यहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है, बट नॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, जज करते हैं चीज़ों को, यार अगर ये ऐसा करते तो ऐसा होता। तो बेसिकली ये आपका क्या है, आपका जजमेंट्स बेस्ड आपका फैक्टर है सारा का सारा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में क्या फर्क होता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आपको कह रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड रिड्यूस द रेट ऑफ मनी सप्लाई। अब ये पॉजिटिव हुआ है, नॉर्मेटिव हुआ, सोचें आप सब। क्या, दोबारा रिपीट करता हूँ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड रिड्यूस द रेट ऑफ मनी सप्लाई, उसको कम करना चाहिए। तो ये हमारा ओपिनियन है, तो ओपिनियन मीन्स ये क्या हुआ आपका, नॉर्मेटिव हुआ आपका। बट अगर मैं वही बात करता हूँ कि सब्सिडीज आर अ फाइनेंशियल बर्डन स्पेशली इन द केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, मीन्स कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे अगर हम किसी को सब्सिडीज देते हैं तो वो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है सरकार के ऊपर। तो ये क्या है, हमारी करंट सिचुएशन है, तो इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये आपका है पॉजिटिव। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में क्या फर्क होता है आपका। अब बात करते हैं इसका, आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, डेट इज आपकी इकोनॉमी। लास्ट टॉपिक कि हमारा इकोनॉमी हमारी तीन टाइप्स की होती है आपकी। वन इज द मार्केट इकोनॉमी, अदर वन इज सेंट्रली प्लान्ड एंड थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी। मार्केट इकोनॉमिक्स को हम मार्केट इकोनॉमी को हम आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, या इन दोनों को हम प्राइवेट और पब्लिक इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अब बेसिकली ये है क्या, मार्केट इकोनॉमी आपकी वो इकोनॉमी है जहाँ पे जो भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, जो प्राइवेट सेक्टर लेता है। वहाँ पे गवर्नमेंट कोई रोल नहीं प्ले करता। बट जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है जहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल किसके होता है, आपका गवर्नमेंट के होता है। आपका सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनाना है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, और क्या उसका रेट रखा जाएगा। बट जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, वहाँ पे वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, ये पहला डिफरेंस तीनों का मीनिंग में। दूसरा आपका आता है कि जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी का जो मेन है, प्राइवेट सेक्टर का मेन काम है प्रॉफिट कमाना, इसलिए उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव होता है, डेट इज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बट अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का मेन काम होता है कि कंट्री को सर्व करना। तो इट मीन्स उनका जो मेन टास्क होगा डेट इज ऑफ सोशल वेलफेयर, कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचना ताकि सबको चीज मिल सके बराबर तरीके से। एंड जो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें होती हैं, प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी में रोल ऑफ गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता, पर सेंट्रली प्लान सब कुछ एक्टिवली कौन रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर अपना गवर्नमेंट अपनी चीजों पे कंट्रोल करता है और प्राइवेट सेक्टर पे जो उनका कंट्रोल है वो बहुत कम होता है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो सब डिसीजन किस कौन लेता है, आपका प्राइवेट सेक्टर लेते हैं। यहाँ पे कौन लेगा, आपका हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। एंड मिक्स्ड में दोनों मिलकर लेंगे ताकि प्रॉफिट भी कमा सके और सोसाइटी का वेलफेयर भी कर सके। मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन होता है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बीच में आ जाते हैं। सेंट्रल प्लान में वो कंपटीशन है कि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर में ही से कंपटीशन होता है। एंड अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि कौन कौन से देश हैं जो मार्केट इकोनॉमी है, सेंट्रल बैंक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड सबको आई थिंक सबको पता होगा कि इंडिया आपका क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। जो आपका यूएसए है एंड यूके है, ये आपके एग्जांपल्स हैं मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सब कुछ रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट से अपनी सरकार चलाती है, उनको बहुत कोई काम नहीं है। और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज हैं, ठीक है, वो आपकी चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये आपके इसके बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर काम करते हैं। आई होप सब स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका चैप्टर नंबर 1 आपका, कि जिसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा एंड जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।